जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज तथा प्रारंभिक शिक्षा का प्रीवियस ईयर 2023 कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर से 70 से 80% जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस बात का यकीन न हो तो 2 या 3 सालों का प्रीवियस ईयर उठा कर देखिए कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपको खुद ही अंदाजा मिल जाएगा कि प्रश्न आते हैं कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। अवधारणा: शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्य और सामाजिक समझ प्राप्त करता है। यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को पूरा करता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य के अंदर ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्य और सामाजिक समझ बनाता है। यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, यह मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। तो शिक्षा का महत्व क्या क्या है? व्यक्तिगत विकास, स्वावलंबन, आत्मविश्वास और रोजगार के अवसर कौन देती है? शिक्षा देती है। सामाजिक प्रगति में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शिक्षा को समाज का दर्पण कहा जाता है। जो अंधविश्वास, कुरीतियां हैं, उसको कौन समाप्त करता है? शिक्षा। भेदभाव को कम करना और समानता लाती है कौन? शिक्षा लाती है। राष्ट्र निर्माण, शिक्षित नागरिक देश के आर्थिक और तकनीकी प्रगति में योगदान देते हैं। शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का तात्पर्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिना किसी शुल्क के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। यह शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत लागू किया गया है। यह निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल विकास में किस प्रकार सहायक है, यह जानते हैं। समान अवसर, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। निशुल्क शिक्षा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, सभी एक समान है, क्योंकि किसी का भी फीस नहीं लगता है। ज्ञान एवं कौशल का विकास बच्चे के बौद्धिक रूप में मजबूत बनाता है। तो बच्चे को क्या करता है? अगर शिक्षा प्राप्त करेगा तो बौद्धिक रूप से क्या होगा? मजबूत होगा। सामाजिक सुधार, अशिक्षा बाल श्रम को कम करता है। ये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है सामाजिक सुधार करता है, यह अशिक्षा और बाल श्रम को कम करता है। बाल श्रम क्या है? जब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाया जाता है तो क्या कहलाता है? बाल श्रम। राष्ट्र निर्माण, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा शिक्षित बच्चों के भविष्य में देश के विकास में योगदान देता है। निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का इतना बड़ा योगदान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समझने से पहले ये जानिए कि फ्रॉबेल ने कौन सी विधि दी थी। तो फ्रॉबेल ने किंडर गार्डन विधि दी थी। किंडर गार्डन विधि में इन्होंने बताया कि जो विद्यालय है उसे उद्यान, जो बालक है वो पौधा है, और जो शिक्षक है वो क्या है? माली है। इन्होंने कहा कि विद्यालय को कैसा होना चाहिए? उद्यान की तरह होना चाहिए, और बालक को पौधे की तरह ध्यान देना चाहिए। जैसे माली अपने पौधे को ध्यान देता है बगीचे में, उसे खींचकर तो लंबा नहीं करता ना, उसको लंबा कौन करता है? प्रकृति करता है। अपने अनुसार पौधा लंबा होता चला जाता है, विकास करता है। वैसे ही बालक अपने आप विकास करेगा, केवल माली की तरह शिक्षक को ध्यान देने की बात है। तो मतलब फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा की कैसी विधि होनी चाहिए? खेल और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। गतिविधि का मतलब है करके सीखने पर। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? बालक का सर्वांगीण विकास, बच्चे में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास करना। रचनात्मक विकास,
बच्चे को स्वतंत्र रूप से सोचने और नए विचार उत्पन्न करने की प्रेरणा देनी चाहिए। बच्चे को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। अगर वह किसी भी चित्र को, जैसे मैंने किसी बच्चे को बोला कि आप जाके एक घर का चित्र बनाओ, तो घर का चित्र बनाएगा। लेकिन अगर किसी बालक को बोल दिया जाए तुम्हें जो सबसे बेहतर आता है उसका चित्र बनाओ, तो क्या करेगा, उसमें रचनात्मकता लाएगा। जो चीज़ें वो जानता है, जो चीज़ों से उसने अनुभव किया है, जब उसको बनाएगा तो उसमें रचनात्मकता लाएगा। स्वाभाविक अधिगम, बच्चों की प्रकृति जिज्ञासा को बढ़ावा देना। स्वाभाविक अधिगम मतलब उसे खुद से सीखने के लिए छोड़ देना चाहिए। स्वाभाविक तरीके से बच्चों को प्राकृतिक जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए, उसकी जो अंदर की जिज्ञासा है उसको बढ़ाना चाहिए। खेल आधारित शिक्षा, खेल और गतिविधि के माध्यम से खेल और गतिविधि के माध्यम से खेलने की प्रक्रिया को रोचक बनाना चाहिए। जब खेल पर आधारित होगा तो शिक्षा क्या होगी, रोचक होगी, उसमें आनंद आएगा बच्चों को, तो बड़े ही आसानी से बच्चे सीखेंगे। बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। तो बुनियादी शिक्षा का नींव कहाँ पर रखा गया था? वर्धा सम्मेलन में। वर्धा सम्मेलन में किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1937 में। 1937 में वर्धा सम्मेलन के तहत बुनियादी शिक्षा की नींव रखी गई। बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी ने कहा कि बालक को किताबी ज्ञान के साथ साथ उसे हस्त कौशल भी सिखाया जाए, जिससे जब वह विद्यालय से बाहर निकले तो वह अपना जीवनोपार्जन के लिए एक रोजगार कर सके। तो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी द्वारा प्रसारित एक शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें हस्तकला, कार्य आधारित शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया। इसे नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास का माध्यम माना गया। विशेषता, हस्तकला आधारित पढ़ाई के साथ साथ कोई व्यवहारिक कार्य भी सिखाया जाए, जैसे कृषि कार्य हुआ, चरखा चलाना और तमाम सारी चीज़ों को सिखाना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा, बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाना चाहिए। नैतिक और चरित्र का निर्माण, ईमानदारी और अनुशासन पर जोर देना यह बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं थी। आत्मनिर्भरता, जब बच्चा सीखेगा कोई जीवनोपार्जन के लिए, अगर उसके पास कोई कला है तो उस कला के द्वारा, हस्तकला के द्वारा वह कार्य करके अपना जीवन यापन कर पाएगा, तो क्या होगा? आत्मनिर्भर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षक समाज के मार्गदर्शक होते हैं, जो बच्चों को न केवल शिक्षा देते हैं बल्कि उनमें नैतिकता, संस्कार, सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भी विकसित करते हैं। नैतिक शिक्षा, समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। समाज निर्माता, जातिवाद, लिंग भेदभाव, बुराई को दूर करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंधविश्वास और रूढ़वादिता को खत्म करता है। कौन? एक शिक्षक करता है। राष्ट्र निर्माण, शिक्षक का काम क्या है? राष्ट्र का निर्माण करना। शिक्षक द्वारा छात्रों का नेतृत्व क्षमता नागरिक की भावना को विकसित करता है, जिससे बच्चों में राष्ट्र प्रेम होगा, जिससे राष्ट्र का निर्माण होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। औपचारिक शिक्षा, जहाँ पर समय निश्चित हो, स्थान निश्चित हो और पढ़ाने वाले लोग निश्चित हो, कौन सी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा जो समाज में दी जाती है, जिसका स्थान निश्चित न हो, समय निश्चित न हो और लोग निश्चित न हो, क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा कॉलेज, स्कूल, विद्यालय में दिए जाते हैं और निश्चित पाठ्यक्रम होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा घर, समुदाय, अगल बगल दिए जाते हैं, लेकिन यह समाज के द्वारा दिया जाता है और डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। औपचारिक शिक्षा में डिग्री प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। समय और नियम बंधे होते हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा पूरी तरीके से लचीली होती है, यह कभी भी कहीं भी मिल सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय समझाइए। तो सबसे पहले ये जानिए कि पर्यावरण प्रदूषण है क्या। तो पर्यावरण प्रदूषण है कि जब पर्यावरण में अनचाही वस्तुएं मिल जाती हैं तो मानवकृत पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, तो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। जो पर्यावरण में संतुलन बना है
उसमें कमी या अधिकता को ही क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रदूषण को कैसे खत्म किया जा सकता है? पेड़ पौधे लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, कचरे का पुनः चक्रण करना, वाहनों का कम उपयोग करना, मतलब जो सार्वजनिक वाहन है उनका उपयोग किया जाए, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा वो होती है जो दोबारा रोज आ रही है, मतलब सूर्य की रोशनी, इसे रोज तो बनाना है नहीं, मतलब इससे कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, वो क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। और अनवीकरणीय ऊर्जा जिससे प्रदूषण हो रहा है वो क्या है? जो पुनः बनाया नहीं जा सकता, वो कौन सी ऊर्जा है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए। तो मूल्य क्या है? मूल्य वह सिद्धांत है जो हमें बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है, और यह हमारे विचारों और फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। वो क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। या ऐसे कहिए कि जो जीवन में उपयोगी है वही मूल्य है। मानवीय मूल्य जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सहानुभूति समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखते हैं। इनका महत्व क्या है? समाज में एकता। मानवीय मूल्य समाज में सद्भावना और सहयोग बढ़ाते हैं। अपराधों में कमी, नैतिक शिक्षा के जरिए अपराध की दर घटती है। संपूर्ण विकास, व्यक्ति और मानसिक आध्यात्मिक, व्यक्ति का मानवीय मूल्यों के द्वारा मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा समाज के मध्य पारस्परिक संबंध को बताइए। समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे से सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं। सामाजिक व्यक्तियों का समूह है और जो एक दूसरे से सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जुड़े हैं वो क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। शिक्षा और समाज का संबंध। समाज का विकास, शिक्षित समाज देश की प्रगति में सहायक होता है। संस्कार और नैतिकता, शिक्षा समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करता है। सामाजिक समानता, शिक्षा में जाति, धर्म, लिंग भेदभाव को दूर कर सकता है। कुल मिलाकर समाज और शिक्षा में दर्पण और व्यक्ति का संबंध है। जिस प्रकार व्यक्ति में जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं उसको दिखाता है वास्तविक रूप से, वही शिक्षा भी वही काम करती है कि समाज में जो भी कमियां हैं या अच्छाइयां हैं उसको दिखाती है। तो शिक्षा समाज का दर्पण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 मुख्य विशेषताएं। सर्व शिक्षा अभियान, सभी को प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने महिला शिक्षा पर जोर दिया कि महिला को शिक्षा में बढ़ावा दिया जाए। व्यवसायिक शिक्षा पर, रोजगार परक शिक्षा पर बल दिया। शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधारने और बढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जाने लगा। कहाँ पर? डायट में या बीआरसी ऑफिस में बुलाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।